हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 फॉर रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ पे अपन बेसिकली बात करने वाले हैं रेंज की, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले आइए रेंज से स्टार्ट करते हैं। रेंज आपने अब तो काफ़ी सारे मेथड्स पहले पढ़ ही रखे हैं रेंज वगैरह निकालने के, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस आपको दिए जाते हैं तो मतलब अब जैसे आप फंक्शंस में भी रेंज पढ़ते हो तो वहां पे आपको पता चलता है कि भाई रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं रैंडमली, है ना। किसी क्वेश्चन में कोई सा मेथड लग रहा होगा, किसी क्वेश्चन में कुछ अलग मेथड लग रहा होगा, ऐसा रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि हम किस तरीके से कौन से मेथड के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेथड्स थोड़े लिमिटेड हैं, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया जाता है कुछ, मान लीजिए 5 cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x प्लस 3, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें, इसकी रेंज लिखनी है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बस क्या करना होगा, आपको cos x को t पुट करना होगा। और जैसे ही हम किसी चीज को t पुट करते हैं हमारे लिए अच्छा रहता है अगर हम उसकी रेंज तुरंत साथ में लिख लें। तो cos x आपका t है, इसका मतलब t आपका -1 से 1 था, और हियर इट इज 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3। तो आपके पास ये फंक्शन जो है आपका क्या है, 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 के बराबर है, जहां t कहां से कहां तक वेरी करता है ये -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। तो रेंज आप अब इसकी क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, है ना। तो अब मैं आगे का पोर्शन आपको नहीं बता रहा क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 की रेंज लिखिए जब t आपका -1 से 1 के बीच है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक भी हो सकता है, क्यूबिक का फिर आप उसकी रेंज लिख लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है 8 cos क्यूब x प्लस 7 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos x, ठीक है, प्लस 5, मान लीजिए ये कहा गया। तो यहाँ पे भी आप यही काम करिए, यहाँ पे आप t फिर से वही cos x को t मान लिया तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू 8t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, बट साथ में t का -1 से 1 तक रेंज है, ये लिखना ना भूलें, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक के लिए तो चलिए आपको रेंज वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाई गई थी। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन वगैरह करके जैसे आप रेंज लिखते हो, है ना, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो कहाँ पे चेक करते हैं, जहां f डैश 0 के बराबर हो रहा हो, और उसके अलावा आप बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज देख लेते हो। एक इस तरीके के आपके रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या फिर कोई पॉलिनोमियल में सिंपल वो कन्वर्ट हो गया। हाँ, हो सकता है कभी कभी कि उसके लिए आपको थोड़े बहुत मेहनत भी करनी पड़े। जैसे मान लीजिए कि अब सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा दिया गया cos 4x, है ना, और cos 2x, मान लीजिए इसकी बात कर दी गई, ठीक है, या फिर कुछ भी इस तरीके का, है ना। तो ऐसा मान लीजिए cos 4x प्लस cos क्यूब 2x, इस तरीके का कुछ भी कहा गया। तो अब आप इसके लिए क्या करें, अब आपको दिख रहा है कि कुछ आइडेंटिटीज यूज कर लें। जैसे इसको लिख लें 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, और प्लस साथ में cos क्यूब 2x। और अब आप अगर cos 2x को t मान लोगे, cos 2x को अगर आप t मान लोगे, where t lies in between -1 to 1, तो आपके पास एक और क्यूबिक सिंपल बन जाएगी, और आपको इस क्यूबिक की रेंज लिखनी होगी, जबकि t आपका -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस cos की जगह उसने, मान लीजिए यहीं पे देख ले, 5 sin स्क्वायर x माइनस 8 cos x प्लस 3 दे दिया, है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, साइन को cos में बदल लेंगे, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 5 माइनस 5 cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x प्लस 3। सो दिस इज -5 cos स्क्वायर x माइनस 8 cos x, और बाद में 8 और आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये रेंज आप लिख सकते हो अलग अलग एक्सप्रेशंस के लिए, ओके, ठीक है। ये मेथड हो गया आपका रेंज के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपके पास सेकंड हो सकता है जो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की आप बात करते थे, ठीक है। तो इसमें आप इसकी रेंज अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा बिलोंग्स टू r है। अगर थीटा उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि थीटा मान लीजिए π/3 से 2π/3 के बीच है, तब हम नहीं बात करेंगे ऐसी, है ना। इसकी रेंज को हम क्या बोलते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ऐसा बोलते हैं अपन। लेकिन ये चीजें कब बोलते हैं, जब हमारे पास भाई थीटा बिलोंग्स टू आर हो, या फिर ऐसा कह लीजिए कि थीटा रिस्ट्रिक्टेड ना हो। इवन अगर थीटा आपका 0 से 2 पाई दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज उसके पास हो गई ना। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एंगल या फिर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग छूट जाएगा। भाई 0 से अगर 2 पाई में जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यू हर बार अलग इंटरवल्स में भी रिपीट होगी। तो मतलब आपका क्या है कि थीटा बिलोंग्स टू आर रहे, या फिर थीटा कम से कम एक 2 पाई का पूरा इंटरवल थ्रू आउट कवर करे। जैसे -π/2 से 3π/2 भी अगर हो गया तो भी आप कह सकते हो कि हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी ही होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना ठीक है। अब अगर थीटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो मेथड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जब थीटा आपका एक कम से कम एक थ्रू आउट 2 पाई का इंटरवल वो अचीव करता ही हो। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 पाई का इंटरवल कंटिन्यूअसली नहीं फॉलो कर पा रहा है, बीच में ब्रेक हो गया, तो फिर अलग मेथड हम जाएंगे। तो इसको हमने क्या कहा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिए अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम पहले माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम आपके पास होती है प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन ध्यान रहे थीटा पे जो मैंने चीजें कही हैं वो चीजें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या कि यहाँ वाला थीटा और ये मतलब दोनों एंगल्स जो है ना वो आपके सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ थीटा है यहाँ थीटा प्लस π/4 है, तब ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम अपन तभी कर सकते हैं जब आपके पास दो चीजें हो गई एक तरीके से। ये लिखने के पहले दो चीजें चेक करना इंपॉर्टेंट है। एक तो थीटा क्या कम से कम 2 पाई का पूरा इंटरवल कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक पूरी कंटिन्यूअसली 2 पाई का इंटरवल ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो गई कि ये दोनों एंगल्स आपके सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर आप कह सकते हो कि इसके रेंज कुछ इस तरीके की होगी, है ना। अब अगर मान लिया मैंने पहली केस, अब दोनों को वायलेट करते हुए समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये दोनों सेम ना रहे तो क्या करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस π/4, मान लीजिए इसकी रेंज लिखनी है। तो अब यहाँ पे नहीं लिख देंगे कि मैक्सिमम इसका होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपके डिफरेंट है ना। तो पहले क्या करें, आप सेम एंगल में बदलने की ट्राई करें। ठीक है, कुछ ऐसा करें सो दैट कि ये एंगल्स आपके दोनों साइड थीटा हो जाए या दोनों थीटा प्लस π/4 हो जाए। ओके, तो आपने क्या किया, मान लीजिए इसको ओपन कर दिया तो 3 sin थीटा प्लस यहां से आपके पास आ गया 5 cos थीटा इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 sin थीटा, ये बन गया, है ना। तो ये आपके पास कितना आ रहा है 3 sin थीटा, अच्छा sin थीटा के लिए आपके पास आ जा रहा है 3 माइनस 5/√2, है ना। और cos थीटा के लिए आपके पास आ जा रहा है 5/√2, है ना। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा ऐसी ही चीज है। तो अब इसकी अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, अब आप लगा सकते हो क्योंकि अब ये आपका नया a हो गया, ये आपका नया b हो गया। sin थीटा और cos थीटा ही लिखे गए हैं और थीटा आपका मतलब ये दोनों एंगल सेम तो हो ही गए और थीटा पे अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब 2 पाई वाला इंटरवल कम से कम वो कवर करता है। और ऐसे केस में कहा जाए तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू अब आप लिख सकते हो कि 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सबसे छोटी के लिए यहीं पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये तो ऐसा केस हो गया जहां पे हमने बात करी कि अभी एंगल सेम नहीं थे, तो आपने क्या किया, उसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके आपने एंगल्स को सेम करने का ट्राई किया, आपने थीटा को सेम लाया और उसके बाद आप उस पर कमेंट कर पाए। अब दूसरा केस देखते हैं, अगर थीटा आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि थीटा हमारा भाई पूरी 2 पाई नहीं लेंथ ले रहा है, थीटा केवल हमारा π/3 से लेकर के और 3π/4 के बीच में है, तो फिर अपन किस तरीके से डील करेंगे। तो देखते हैं अपन, हाँ जैसे मान लीजिए आपके पास कहा गया 3 cos x प्लस 4 sin x, बस इतना कहा जाए तो अपन सीधा बोल देते हैं कि -5 से +5 तक रहेगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ये x बिलोंग्स टू हमारा π/4 से लेकर के 2π/3 मान लीजिए, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 पाई की पूरी लेंथ कवर नहीं हो रही है और इसलिए अपन डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे कि इसकी रेंज -5 से +5 तक होगी। तो हम क्या करेंगे, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे और अकॉर्डिंगली वैल्यू देखेंगे। ठीक है,
बल्कि 3 cos x प्लस 4 sin x नहीं लेते हैं अपन, थोड़ा और अच्छा सा ले लेते हैं, मान लीजिए √3 cos x प्लस sin x से ही ले लिया है ना। अब अपन ने कहा कि अगर इसके लिए मेथड क्या होता था, √a² प्लस b² से डिवाइड करते थे और उसके बाद हम a cos x प्लस b sin x को क्लब कर लेते थे, यही होता था। तो अब उसी बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 से डिवाइड करेंगे, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin, यहाँ पे आपका π/3 sin 60 डिग्री है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आपको रेंज लिखनी है, तो आप पहले देखो ग्राफिकली इसको हमेशा ट्रीट करो, ठीक है, कि x आकर आपका π/4 से 2π/3 है। आप साइन की बात कर रहे हो, पहले आप साइन का ग्राफ बना लो। तो साइन का ग्राफ आपने बना लिया है ना, 0 π 2 π। अब देखो साइन का आर्गुमेंट कहां से कहां तक जाता है, तो अगर अपन देखें तो साइन का आर्गुमेंट में क्या जा रहा है, सबसे छोटा π/3 प्लस π/4 मतलब 7π/12। 7π/12 आपका कहां पे होगा, ये रहा आपका 6π/12, 7π/12 मान लीजिए यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा ले रहा है, π/3 प्लस 2π/3 मतलब पाई ले रहा है, ठीक है। अपन एक काम करेंगे, थोड़ा और बढ़ा दें रेंज को, π/4 से मान लीजिए कि अपन ले लेते हैं 3π/2, ऐसा ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो π/3 में 3π/2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2π/6 और 9π/6 मिलके कितने हो गए, 11π/6। तो 2π से कुछ कम पे यहाँ पे 11π/6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी वैल्यूज ले रहा होगा, ये ले रहा होगा आपकी ये सारी वैल्यूज, ठीक है। अब ऐसे पहले आपने मार्क कर लिया और मार्क करने के बाद आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अगर आप ग्राफिकली नहीं एनालाइज करते, सीधा एंड पॉइंट्स पे कर देते तो मिस्टेक हो जाता, क्योंकि आपको ये दिखता, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसने क्रिएट करी कितनी, ये -2 के करस्पॉन्डिंग, भाई 2 साइन है ना, तो -2 आ जाएगा सबसे नीचे। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -2 है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कौन बना रहा है, तो ये दे रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 sin 7π/12। कहां से कहां तक ये वेरी कर रहा है आपका, -2 से 2 sin 7π/12 तक। तो इस तरीके से आप इसकी भी रेंज लिख सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में कहा जाए, अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आइडेंटिटीज लगानी पड़े आपको, है ना। इनसे आपसे पूछ दिया कि भाई cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो कुछ लिखा थोड़ी ना है, वो सिंपल सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है कि 1/4 cos 3 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, बस यही बात की जा रही है ना। और 1/4 cos 3 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू आपको पता है 1/4 होगी, सबसे छोटी -1/4 होगी, तो रेंज -1/4 से +1/4 आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़े, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने कुछ आइडेंटिटी लगाई और उसके बाद वो पॉलिनोमियल बन गया था, ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो हमने किया था। और a cos x प्लस b sin x होता है, जिसमें हमने कहा कि अगर वो सीधा सीधा है, आपकी दोनों रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करता है। कौन सी दो रिस्ट्रिक्शंस, एक तो x आपका कम से कम 2π का इंटरवल पूरा लेता हो, और उसके अलावा दूसरा कि दोनों जगह जो x लिखे गए हैं ऑब्वियसली वो सेम हो, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तो हमने दो केसेस अलग से डिस्कस कर लिए कि उनको कैसे मतलब फॉलो करना है। रेंज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी पहले कुछ अलग तरीके की चीजें, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि sin x इज इक्वल टू ln x, ठीक है, sin x इज इक्वल टू x² माइनस समथिंग, कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ बता दिया जाए, तो तब क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है, एक साइड लॉगरिथमिक लिखा है, तो आप कैसे भी करके उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। या तो कुछ ऐसा होगा बाउंड्री वाली केस कि भाई कुछ ln के आर्गुमेंट में ऐसा लिखा है जो मेरा हमेशा मतलब पूरी वैल्यू को log ऑफ सपोज लिख दिया उसने, मतलब हाँ log ऑफ e² मान लीजिए, है ना, log ऑफ x प्लस e², ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू आपकी वो कैसी देगा, हमेशा 2 या 2 से बड़ी देगा। या फिर log ऑफ x प्लस e ही मान लीजिए, ln ऑफ x प्लस e। तो ln x प्लस e जब आप लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि या फिर x² प्लस ई, इनफैक्ट सॉरी, ln x² प्लस ई आपने मान लीजिए ले लिया, sin x इज इक्वल टू ln x² प्लस ई, ऐसा कुछ।
तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी e से हमेशा बड़ी है, तो इसका मतलब ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई कैसा होगा, ये 1 या 1 से हमेशा बड़ा होगा और ये 1 या 1 से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब आपको तो इक्वल टू 1 की सिचुएशन में जाना है ना, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो या तो ऐसा हो जाए हिट एंड ट्रायल बाउंड्री कंडीशन कह लीजिए, है ना, या फिर देख करके केवल आपको पता चल जाए कि भाई एक ही सोल्यूशन हो सकता है जो इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, x इक्वल टू, अच्छा एक भी नहीं इनफैक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ln एक्स स्क्वायर प्लस ई इक्वल टू 1 कहां पे होगा भाई, ऐसा कुछ सिचुएशन था, दोनों जब साइमल्टेनियसली 1 के बराबर होंगे तभी तो केवल आपका सोल्यूशन आएगा, अदरवाइज तो सोल्यूशन होगा नहीं। तो ये 1 बन रहा है x इक्वल टू 0 के लिए, और ये अपना 1 बना रहा है x इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, 5 पाई बाई 2 इन वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये मतलब एज्यूम करना कि इसका कोई भी सोल्यूशन होगा वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच यूनिक वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin x एंड ln एक्स स्क्वायर प्लस c बोथ अटेन्स एग्जैक्टली 1। ठीक है, ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है सो दैट कि आपका LHS और RHS उसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए बराबर हो जाए। ठीक है, इतनी बात। तो मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें हिट एंड ट्रायल से या फिर देख करके आपको पता चल जाए कि भाई बाउंड्री कंडीशन जो है वही कंडीशन केवल ऐसी बन सकती है जहां पे आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बाकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि भाई आप एक साइड साइन लिख रहे हो, है ना, एक साइड आप लिख रहे हो लॉग, मान लीजिए ऐसा, तो अब ये आप सॉल्व तो कर नहीं सकते हो, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको x की वैल्यू पूछी भी नहीं जाती है, आपको पूछा जाता है हमेशा नंबर ऑफ सोल्यूशन। और जब कभी भी नंबर ऑफ सोल्यूशन कहा जाए तो ये आपको मालूम है कैलकुलस में, चाहे कोऑर्डिनेट में, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे अलजेब्रा में, जब नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात की जाए तो इक्वेशन सॉल्विंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ग्राफ्स। ठीक है, कितनी बार LHS और RHS के ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी इंटरवल में, तो वही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे देंगे। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरीके का केस हो, sin x इज इक्वल टू ln x है, sin x इज इक्वल टू e की पावर x है, sin x इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, LHS और RHS का ग्राफ बनाना चाहिए और ग्राफ से देखना चाहिए कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन, मतलब कितने आ रहे हैं, इनफैक्ट कौन से आ रहे हैं वो तो नहीं पता चलेगा ग्राफ से, लेकिन कितने आ रहे हैं वो हम ग्राफिकली काउंट कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कैटेगरी में तो नहीं आते, बट चूंकि इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे डील कर लिया है। ठीक है, तो ग्राफिकली ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन देखें तो साइन एक्स है आपका, साइन एक्स आपका इस तरीके का रहता है, और चूंकि आप हमेशा कैसे किस इंटरवल को खोजोगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए सोल्यूशन आएगा, क्योंकि x लेस देन 0 तो इधर वैलिड ही नहीं है, तो अपन राइट साइड का केवल sin x का ग्राफ देख रहे हैं। अब ln x की बात करें तो ln x x इक्वल टू e पे जब पहुंचता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। इसकी चिंता मैंने क्यों करी, क्योंकि sin x मेरा 1 से बड़ा कभी होगा नहीं। तो x इज इक्वल टू e आपका कहां पे आएगा, देखिए ये आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की लोकेशन है, ये आपका x इक्वल टू पाई की लोकेशन है, बीच में कहीं पे e आता होगा, मान लिया मैंने यहाँ पे e आता है, और e पे वैल्यू कितनी होगी, अच्छा एक 1 भी आता है यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा ना, ln 1 तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ln e पे आपके पास वैल्यू होगी 1 के बराबर। ठीक है, ln e पे वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद ये लगातार इंक्रीज करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। तो इसका मतलब देखिए एक पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट कर सकता है। अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके लिए कितने आएंगे, 1 के बराबर ही आएगा, चाहे आप कोई सा भी इंटरवल इधर ले लो। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए आगे का कितना भी बड़ा पोर्शन ले लो, लेकिन आपका सोल्यूशन एक ही जगह पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ का यूज करना पड़े। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इसी की बात करेंगे, टी थीटा इज इक्वल टू टी अल्फा अगर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा हुआ है तो आपका सोल्यूशन कैसे लिखना होता है, जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा, है ना। अच्छा, ऐसी वैल्यूज, ठीक है, थीटा की जो कि 0 और 180 के बीच में हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा एक सेकेंड और अल्फा के बारे में बता देते हैं कि जब जनरल अपन देखें
तो जनरली अपन अल्फा को रखते कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाती है जनरली। लेकिन कुछ और भी रख दिया गया तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो गया, ठीक है। नॉर्मली लिखते हैं -π/2 से π/2, लेकिन हम π/2 की जगह अगर 5π/2 भी रख देंगे तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ रॉन्ग नहीं है वहां पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा पे, जिसके बारे में आपको पता, थीटा आ जाता है आपका 2nπ प्लस माइनस अल्फा के बराबर, और अल्फा को यहां पे भी आप क्या रखते हो, अल्फा को रखते हो आप -π/2 से π/2। अगेन आई एम सेइंग कि जरूरी नहीं है कि ये इसी इंटरवल का रखा जाए, कुछ और भी रख दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की बात करें, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आपका nπ प्लस अल्फा हो जाएगा, जहां अल्फा आपका -π/2 से π/2 के बीच में है ना। सेम आपका कॉट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आप कोसेक का भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे कह लो कि कोसेक को साइन में बदल करके हम सोल्यूशन लिख लेंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपके जनरल सोल्यूशन इसके थे। फिर आपके पास आता है t² थीटा इज इक्वल टू t² अल्फा टाइप की चीजें, है ना, मतलब sin² थीटा इज इक्वल टू sin² अल्फा, इस तरीके की चीजें आपके पास आती हैं। और ऐसे केस में आप सोल्यूशन लिखते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा, किसी भी के लिए, चाहे आप cos² इक्वल टू cos² अल्फा लिख रहे हो, tan² थीटा इक्वल टू tan² अल्फा लिख रहे हो, हमेशा आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा लिखना है, ठीक है। दोनों में एक कंफ्यूजन भी हो सकती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के सोल्यूशन में यहाँ प्लस आता है केवल, और यहाँ पे आपका जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर की बात करते हो तो हमेशा nπ प्लस माइनस अल्फा आता है, ये बात ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इनको हम किस तरीके, अच्छा यहाँ अल्फा भी जो है वो वही रहेगा -π/2 से π/2 के बीच का, ठीक है। इसके बारे में अपन एक बार देखते हैं, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 0 से π के बीच की रहती है, ठीक है। ओके, यहाँ का अल्फा आपका -π/2 से π/2 के बीच का रहेगा। तो ये आपको मतलब फॉर्मूले रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अलग अलग टाइप के इक्वेशंस में इन फॉर्मूलों से आप कैसे प्रोसीड करते हो। इनफैक्ट ये तो सबसे लास्ट स्टेप में आते हैं, लेकिन मतलब क्वेश्चन को इस फॉर्म तक ले आने के लिए पहले हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितने अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं अपन। तो अलग अलग टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपन देखते चलते हैं एक एक करके, है ना। तो टाइप 1 में स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि सिंपल आइडेंटिटीज का आपको यूज करना होता है, और उसकी हेल्प से आप उसको टी थीटा इज इक्वल टू टी अल्फा या फिर t² थीटा इक्वल टू t² अल्फा में कन्वर्ट कर लेते हो, और फिर वो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जैसे कि अपन एक आध छोटे छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin² x प्लस sin² 2x इज इक्वल टू 2, है ना। 2 sin² x प्लस sin² 2x इज इक्वल टू 2। तो अब इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि sin² 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 sin² x, तो दिस इज 2 cos² x, है ना। और ये आपका कितना हो गया, 4 sin² x cos² x। आपने अभी तक क्या किया, आइडेंटिटीज को यूज किया। अब एक काम आप नहीं करेंगे कि आप cos² से cos² को कट कर दें, क्योंकि कट करने से आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, अलजेब्रा में भी उसका रूट कम हो जाता है, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अपन cos² x को कॉमन लेंगे और बचेगा आपके पास, इसको सबको एक साइड ले आए इज इक्वल टू 0, 2 cos² x आपने कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 2 sin² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि आइदर cos² x शुड बी इक्वल टू 0 और दिस sin² x शुड बी इक्वल टू हाफ। अब आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, आई होप, ठीक है। तो sin² x इज इक्वल टू sin² π/4, ऐसे समझना है इसको। अल्फा यहाँ पे π/6 नहीं लिख देंगे, अल्फा आपका π/4 है, बिकॉज दिस इज स्क्वायर ऑफ 1/√2, राइट। तो टाइप 1 ये होता है जिसमें कि हम सिंपल आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, और आइडेंटिटीज के यूज से फिर अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का अपन देखते हैं, ठीक, जिसमें कि हम बात कर रहेंगे फैक्टराइजेशन की। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक टाइप का, फैक्टर कर दिया हमने, ठीक है, 2 फैक्टर्स हो गए। जैसे यहीं पे देखें, अगर एक तरीके से फैक्टराइजेशन ही यूज किया है हमने आगे जा करके, तो फैक्टराइजेशन का यूज कर लिया और उससे आपके 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 हो गए, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो एक बार a को 0 कर दिया, एक बार आपने b को 0 कर दिया और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसके रिगार्डिंग अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि cot को अगर मैं कोसेक में बदल दूं तो कोसेक में एक क्वाड्रेटिक दिखेगी। तो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो -1 प्लस 3 मिलके 2 हो गए इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास? इसके फैक्टर आ गए कोसेक थीटा प्लस 1 और एक फैक्टर आ गया कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि साइन थीटा आपका या तो -1 है और या तो यहां से -½ के बराबर है, ठीक है। तो अब आप थीटा पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आपको यह भी पूछा जाता है कि भाई एक इंटरवल में आपके पास कौन कौन से सॉल्यूशंस आए, ठीक है। कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही नहीं काउंट हो रहे हैं या फिर जो हमने आंसर निकाला है वो ऑप्शन से नहीं आ रहा है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप ऑप्शंस में वैल्यू पुट करो, ठीक है। भाई जरूरी नहीं है ना कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है हम उसी एक तरीके से हम रिक्वायर्ड एंगल्स को मेंशन कर पाए। हो सकता है हमारे पास उसी एंगल को रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग सा ही मेथड हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है ऑप्शन में और जो आपको दिया मिल रहा है, ठीक है, आप लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, लेकिन दोनों से जो एंगल्स बनते हैं ना वो सेम होने चाहिए। जैसे कभी आपने अच्छा ये भी हो सकता है कि उसने अगर मान लीजिए n = 1 से आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसके एक्सप्रेशन में आप n = 2 रख करके उस रिजल्ट तक पहुंचो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखो कि क्या 0 से लेकर के 2 पाई के बीच के इंटरवल में आपके जो एंगल्स आपके रिप्रेजेंटेशन से आ रहे हैं, आपको जो एंगल्स मिल रहे हैं, क्या गिवन ऑप्शन में भी वही एंगल्स हैं। अगर उनके अलावा कुछ और एंगल्स हैं या कुछ एंगल मिस हो गए तो फिर वो सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर सेम वही डिट्टो एंगल्स मैच कर रहे हैं तो फिर हमें उसी ऑप्शन के साथ जाना होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन एक और इसमें से देखते हैं। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन टाइप 2 का 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, और इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है तो अब यहाँ पे भी आपको फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटी दिख रही होगी कि साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दूं तो एक फैक्टर उसका इधर है, तो 2 sin माइनस cos इंटू 1 प्लस cos इज इक्वल टू 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos। तो 1 माइनस cos को आप 1 प्लस cos को आपने ले लिया कॉमन, इसको इस साइड ले आए, माइनस किया इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से बना 2 sin माइनस cos और यहाँ से आया -1 प्लस cos इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x आपका कितना हो जाए -1 के बराबर, और दूसरा सजेशन यहां से है कि आपके पास आ जाएगा 2 sin x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों से अपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका टाइप 2 रहा जिसमें कि आपने क्या किया कि फैक्टराइज करने की कोशिश करी जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसे, है ना। टाइप 3 इसमें देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x की बात की जा रही है। 2 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर x, है ना। अब अगर इसको देखें तो ये एक ऐसी चीज है जिसको क्वाड्रेटिक या सिंपल पॉलिनोमियल्स में हम बदल सकें। टाइप 3 का मतलब क्या है कि हम जैसे यहाँ पे देखें तो cos x को अगर t मान लें तो सब कुछ t और t स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि cos x को अगर आप t एज्यूम करते हो तो 2t स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 3 माइनस 3t स्क्वायर विच गिव्स यू 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 एंड यू हैव टू राइट डाउन द सॉल्यूशंस फॉर दिस, ठीक है। तो आपके पॉलिनोमियल या फिर सिंपल क्वाड्रेटिक के तरीके से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। सेम तरीके का एक और है, जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos 2 थीटा माइनस √2 प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप इसको क्या लिख दोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 आपने मान लीजिए कॉमन लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 बाई √2 cos थीटा माइनस 1 बाई √2। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि cos थीटा को t मान लीजिए और पूरी एक क्वाड्रेटिक बच जाएगी, और लेकिन यहाँ पे आपका ऐसे भी मुझे दिख रहा है कि √2 प्लस 1 के साथ में cos थीटा माइनस 1 बाई √2 लिखा है, तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो क्योंकि cos थीटा माइनस 1 बाई √2 आपका कॉमन ही सीधा सीधा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके कौन कौन से मेथड्स मैंने डिस्कस किए, एक तो सिंपल आइडेंटिटीज से ही आपका कन्वर्जन कर लिया, दूसरा मेथड मैंने कहा कि जिसमें आप
इसको कन्वर्ट कर ले रहे हो क्वाड्रेटिक में, है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया और यहाँ पे देखें तो हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी आगे टाइप्स देखते हैं अपन जो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो मतलब आप फिर भी एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री ही है, इक्वेशन का पार्ट तो बहुत कम है ना। आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने और टाइप्स डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ जो सिली मिस्टेक अपने से होती है, क्या कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास दिया गया है हाफ, है ना, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आपने लिखना, मतलब आपने क्या किया, सोल्यूशन ऐसा लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन। अल्फा आपने सोचा कि ये आपका पाई बाई 6 है, तो हमें 2 थीटा दिया गया है तो हम पाई बाई 12 लिख दें, तो ये आपका गलत हो गया, है ना। गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपको 2 थीटा को इसके बराबर, आपका क्या था कि यहां पे भी बाई 2 आएगा। बेसिकली देखिए क्या था, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसे क्वेश्चन था ना। तो आपके 2 थीटा को होना था कितना, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 6। अब जब थीटा आप कैलकुलेट करते तो एन पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर एन पाई बाई 12 आता, ये नहीं आता। तो इस तरीके की मिस्टेक अपन कर जाते हैं कई बार, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इससे सॉल्यूशंस आपके बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 3 टाइप्स की बात करी थी। टाइप 4, टाइप 4 आपका सबसे कॉमनली यूज जो कि आपके प्रोडक्ट है, मान लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, एडिशन है, उसको प्रोडक्ट में बदल के कभी काम चल गया, कभी प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 कॉस ए कॉस बी, उसको हमने एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके का सीडी फॉर्मूला या फिर उसका उल्टा वाला, ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी, और बेसिकली ऐसा कह लीजिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसने क्या किया था, एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था। और इसका उल्टा वाला भी कि 2 sin a cos b कैन बी रिटन एज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसने क्या किया, प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनका यूज हम करते हैं टाइप 4, है ना। अब टाइप 4 के लिए भी अपन क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है sin 5x इंटू कॉस 3x, है ना, इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू sin 6x इंटू कॉस 2x, है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप सोचें कि 5 और 3 का सम 8 होता है, 6 और 2 का सम भी 8 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम ब्रेक करें, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करें, तो थोड़ा हेल्प मिल सकती है। आपने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट को एडिशन में बदला, तो 5 और 3 का सम आपका 8 हो गया और 5 और 3 का डिफरेंस आपका 2 हो गया। यहाँ पे भी आपका साइन 8x और प्लस आ गया साइन 4x, तो साइन 8x गया कट, बाकी बचा आपका साइन 2x इज इक्वल टू साइन 4x, इसकी बात हो गई, ठीक है। अब इसमें भी आप चाहो तो इसको माइनस साइन इधर ले लो, साइन 2x आपका कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा आपका 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, साइन 2x इक्वल टू 0 और इधर से cos 2x इज इक्वल टू 1/2। इसके सॉल्यूशंस आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके का एक और लेते हैं अपन, मान लीजिए कि अच्छा जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, इसकी बात करें तो अब आपको दिख रहा है कि भाई भले यहाँ पे डिफरेंस का साइन है बट फॉर्मूला उसमें आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज आपको दिख सकती है कि अगर आप cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा कर दें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे CD फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो 3 थीटा बाई 2 जनरेट होगा, ठीक है। 3 थीटा बाई 2 में इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो विद दिस काइंड ऑफ हिंट वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन राइट 2 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस थीटा लगेगा तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू इधर से 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2, है ना। तो आपके पास 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन हो गया, बाकी बचता है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो जाए, अब ये 0 अगर हो गया, है ना, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 थीटा बाई 2 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। थीटा आपका कितना हुआ, 2n पाई बाई 3, थीटा आपका कितना हो गया 2n पाई बाई 3। दूसरे वाले क्वेश्चन को मतलब दूसरे वाले ब्रैकेट को समझते हैं, cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 ऐसा लिखा गया है। अब इस तरीके को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो क्या, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, एक तरीके से कहिए ये अपने आप में आगे का जो मैं पार्ट करने वाला हूं ये भी अपना एक टाइप ही है। आपने इसको लिख लिया कॉस में कन्वर्ट करके,
दिस थिंग कैन बी रिटन एज cos ओवर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिखा तो आपका 3 थीटा बाई 2 बिल्कुल अब ऐसा है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, एक को थीटा और एक को अल्फा ट्रीट कर लो, ऑल्दो दोनों थीटा के टर्म्स में। तो इसको लिख लिया आपने 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लगता है, अल्फा कितना है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब एक बार आप केस 1 ले लिए, जबकि आप प्लस साइन कंसीडर करते हो, अगर आप प्लस लेते हो तो आपको मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और जब आप माइनस लेते हो तो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो आप थीटा अगर यहाँ निकालने जाओगे तो बाई 2 और बाई 2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एंगल्स अपने मार्क करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, और कौन से सोल्यूशन होंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक ये पार्ट भी है जो आपका, सॉरी ये वाला पार्ट, ये आपका अलग सा ही एक क्वेश्चन के तरीके से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका है जिसमें a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c को डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो ये sin x प्लस b cos x इक्वल टू c में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सोल्यूशन कभी एग्जिस्ट करेगा जब c आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होगा। भाई अगर 3 sin x प्लस फोर cos x इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि c आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच है या नहीं। अगर ये है तभी आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप बोल देंगे सीधा कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब यहाँ पे दो मेथड एग्जिस्ट करते हैं, एक तो अपना देसी तरीका ये है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपने डिवाइड कर लिया और इसको बना लिया आपने साइन एक्स प्लस अल्फा। यही होता था, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को जब प्रोसेस करते थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे तो कुछ इस तरीके का बन जाता था, जहां पे अल्फा आपका कोई एक पर्टिकुलर एंगल होता था, है ना। तो अब आपके पास क्वेश्चन हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस कि कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, है कि नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे और ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस, है ना, पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू हाफ, ये आपका हाफ के बराबर है। अब अगर ये आपका हाफ के बराबर है तो आप इसका जनरलाइज कैसे करोगे, x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। Now you have to consider two cases, once when n is odd and another one when n is even। तो दो अलग अलग केसेस के करस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका बन सकता था, आप इसको साइन में बदलो ही मत, आप कॉस में बदल लो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन आपके अलग अलग हो सकते हैं जो एंगल्स आ रहे हो उनके, ठीक है, लेकिन एंगल्स एग्जैक्ट वैल्यू जो एंगल्स की है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भले ही कैसे भी किया जाए। दूसरा मेथड आपका होता है, और कई बार क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कोई एक रिलेशन दिया गया और आपसे इंफॉर्मेशन जो पूछी जा रही है वो कही जा रही है कि मान लीजिए इसके सॉल्यूशंस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे करके आए, और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थीटा 1 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 इनके बारे में। अगर तो ऐसे केस में आप यूज कर सकते हैं tan का। tan का यूज कैसे करेंगे, a इंटू साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, x बाई 2 है, t हमारा क्या है tan x बाई 2 है, ये ध्यान रहे tan x नहीं है, इज इक्वल टू c। तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी t के टर्म्स में। ठीक है, अब t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई, t की वैल्यू निकालिए और फिर tan x बाई 2 इज इक्वल टू दैट वैल्यू, इसको आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि कई बार अगर आपको पूछा जाए कि मतलब कोई एक 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 2 था सपोज, और हमें सॉल्यूशंस मिले थीटा 1 और थीटा 2 एंड वी हैव टू फाइंड tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। तो ऐसे केसेस में इसका यूज हो सकता है। आप क्वाड्रेटिक अगर बना लेंगे तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, tan थीटा 1 और tan थीटा 2 ही होंगे ना, सॉरी tan थीटा 1 बाई 2 और tan थीटा 2 बाई 2 यही होंगे, तो उनका सम ही आपसे पूछा जा रहा है, तो सम ऑफ रूट्स का आप यूज कर सकते हो। ठीक है बात।
ठीक है, आपने क्या किया, tan थीटा बाई 2 में इसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बना ली। तो आपने कहा कि इसका एक रूट क्या होगा tan थीटा 1/2, दूसरा रूट क्या होगा tan थीटा 2/2। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो सकता है, इससे रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये आपका रहा टाइप 4, मतलब जो भी हो, टाइप 5 जो भी जैसा भी है, इसमें आपके 2 मेथड्स हो गए, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप आपका, जब आप साइन प्लस माइनस कॉस और दिखे आपको साइन इंटू कॉस, दोनों अगर एक ही इक्वेशन के अंदर आपको दोनों चीजें दिखाई दे, साइन प्लस माइनस कॉस भी दिखाई दे और साइन इंटू कॉस भी दिखाई दे, तो ऐसे केस में आपको याद आना चाहिए कि इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, तो हमने कहा कि अगर साइन प्लस कॉस को आप टी मानते हैं तो टी स्क्वायर आपका बनेगा 1 + 2 साइन कॉस, और साइन कॉस क्या बन जाएगा फिर टी स्क्वायर माइनस 1/2, और वहीं पे अगर साइन माइनस कॉस को आप टी मानते हैं तो टी स्क्वायर बनेगा आपका 1 - 2 साइन कॉस, और साइन कॉस को आप बोल देंगे 1 - t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दोनों कैसे कन्वर्ट हो गए, टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब टी में सिंपल एक क्वाड्रेटिक आ गई, उस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है, और फर्दर ये जो टाइप था ना, ये इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यही देख लेते हैं अपन, साइन 2x, ठीक है, प्लस 5 साइन x प्लस 1 प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि साइन 2x में आपका साइन इंटू कॉस भी आ गया, और यहाँ पे साइन प्लस कॉस का भी जुगाड़ है। अगर ऐसा है तो आप 2 साइन कॉस इसको कर दिए, 5 इंटू साइन प्लस कॉस और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन प्लस कॉस को अगर आपने टी मान लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका 2 साइन कॉस विच इज टी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका बन गया टी, और ये बन गया 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 1 तो कट गया, टी बचा आपके पास, टी कितना आया आपका, या तो 0 आएगा या तो -5 आएगा। अब इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपका कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि साइन, देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 0, मतलब साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 0। तो खैर यहाँ पे तो काफी आसान है, क्योंकि आपको पता चल जा रहा है कि भाई इसके लिए tan x को -1 होना पड़ेगा, और उसके सोल्यूशंस अपन लिख दें। अगर साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू हाफ आ जाता, तब तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, कैसे भी इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता। -5 के बराबर साइन प्लस कॉस हो नहीं सकता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज साइन प्लस कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -2√2, और -5 तो उससे भी छोटा है। तो इसलिए हमने कहा कि इसके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में, केस ऑफ बाउंडेडनेस। तो लास्ट टाइप है हमारा केस ऑफ बाउंडेडनेस, और केस ऑफ बाउंडेडनेस में हम बात करें अगर, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिले कि बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, है ना, या फिर कुछ अजीब सी साइन की पावर 18 प्लस कॉस की पावर 20 प्लस tan की पावर 230, ऐसा कुछ लिख दिया गया, अजीब सा ही दिखे क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपको दिखे कि एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक साइड पॉलिनोमियल है ना। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए इनफैक्ट केस ऑफ बाउंडेडनेस का एक बार को आइडिया लगना चाहिए कि हो सकता है ये इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा पता नहीं, बट हो सकता है कि ये इन्वॉल्व हो, ऐसा थॉट आना चाहिए। ठीक है, अब एक ही इक्वेशन है और उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो भी हो सकता है कि इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो केस ऑफ बाउंडेडनेस में बेसिकली क्या है कि LHS और RHS को आप जैसे इक्वेट करने जा रहे हो, है ना, LHS इक्वल टू RHS, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है ऐसा कुछ, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ दिया है, तो आपने कहा कि भाई ये वाला वैल्यू मेरी हमेशा A से बड़ी रहती है, इधर कहा गया कि ये तो हमेशा A से छोटा रहता है। तो बस वही बात हुई कि ये सोल्यूशन कब मिलेगा, सोल्यूशन तभी मिल सकता है कि LHS और RHS दोनों ही A के बराबर हो जाएं, और किसी सेम x पे या फिर किसी एक ही थीटा पे दोनों A के बराबर हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेंज आपकी कहां से कहां तक है, LHS की रेंज क्या है, RHS की रेंज क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की रेंज में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। अगर ऐसा है तो केस ऑफ बाउंडेडनेस अप्लाई होगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन जैसे कि आपके पास दिया गया, cot स्क्वायर x प्लस वाई, cot स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है, प्लस दिया गया है tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये है।
ठीक है। अब देखिए आप कि ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, यही है ना, ये थी। अगर a है तो दूसरा 1/a है, और a और 1/a अगर दोनों पॉजिटिव है तो इनका सम हमेशा कैसा होता है, 2 या 2 से बड़ा। तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इसकी बात करें, अब ऐसा ही है ना कि भाई एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, दो वेरिएबल भी हैं एक ही इक्वेशन में, और साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, ठीक है। तो अब हमें इससे आइडिया लगा कि बाउंडेडनेस चेक कर लेना चाहिए। और अब जब हम इसको चेक करने गए तो यहाँ पता चला कि भाई इसकी रेंज तो 2 या 2 से बड़ी है। इसकी बात करें तो इसके बारे में पता चल रहा है कि ये आपका कैसा होगा, ये आपका -2 या -2 से हमेशा बड़ा आएगा। अब चूंकि ये क्वांटिटी भी आपकी -2 से हमेशा बड़ी है, ये आपका 2 से हमेशा बड़ा है, तो दोनों का सम 0 कब हो सकता है, जब दोनों अपने मिनिमम पे हो। जब ये अपना मिनिमम 2 बनाए और ये अपना मिनिमम -2 बनाए, तभी तो दोनों का सम 0 हो पाएगा, और कोई तरीका तो है नहीं। तो इसका मतलब कि इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि cot स्क्वायर x प्लस वाई प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई को 2 होना पड़ेगा, और इसके अलावा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू -2 होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पहले हमने सॉल्व किया, अब चेक भी करना पड़ेगा ना कि ऐसा कोई x y मिल भी रहा है कि ऐसे ही हम कुछ भी बनाए जा रहे हैं। तो यहां से हमने देखा कि y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो आपको पता चला कि cot स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। दैट मीन्स कि tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। t1/t का सम 2 है तो t कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो यहाँ से अब आप इसको tan स्क्वायर 45 बोल दो और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। x माइनस 1 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हो। अभी तो ये रिवीजन लेक्चर है तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अपन ज्यादा क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो हमारे प्रॉपर लेक्चर्स हैं वहां पे आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन थोड़ी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की। नेक्स्ट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग आपको जो कॉम्प्रिहेंशन एक दिया गया आपके मॉड्यूल में वही सब कुछ है ना। आपको क्वेश्चंस में क्या करना होता है, यहाँ पे रिवीजन मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियली मॉड्यूल गिवन है उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी साइन एक्स कहा जाए कि साइन एक्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है देख लेते हैं, साइन एक्स लेस देन -1/√2 ऐसा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आपको लिखना है, तो इसका सोल्यूशन आप देखो कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इधर भी बना ही देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा -1/√2 कहां पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे दिखा हमें, यहाँ पे दिखा -1/√2, एक एंगल होगा 5π/4, एक एंगल होगा आपका 7π/4। तो आपको दिख रहा है कि sin x जब इस रीजन में होगा तो -1/√2 से छोटा होगा, तो मतलब x आपका 5π/4 से 7π/4 के बीच चलेगा। और sin x का पीरियड क्या होता है, 2π, मतलब यही चीज अपने आप को 2π के इंटरवल के बाद रिपीट भी करेगी। तो आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू, x बिलोंग्स टू बेसिकली उसी पीरियड के करस्पॉन्डिंग 2nπ प्लस 5π/4 से 2nπ प्लस 7π/4 तक लिख सकते हैं आप, ठीक है। 2π का गैप है तो 2nπ ऐड कर दिया। अगर पाई का पीरियड होता तो अपन लिखते nπ, है ना, 2π का पीरियड है इसलिए 2nπ, बस, ठीक। अगर मान लीजिए कभी आपको दे दिया जाए कि साइन एक्स आपका -1/√2 से 1/√2 के बीच रहता है, ठीक है। तो साइन एक्स आपका मान लीजिए कहा गया कि इट लाइज इन बिटवीन -1/√2 से +1/√2, ठीक है। 0 से 2π के बीच आप इसके सॉल्यूशंस मार्क करिए पहले। तो 0 से 2π के बीच मान लो मार्क किया मैंने, तो -1/√, ये पोर्शन जो है 1/√2 से पहले वाला, मतलब π/4 से पहले वाला, ये पोर्शन इसको फॉलो करेगा। और इधर π/4 से ले, ये सॉरी आपका 3π/4 रहा, और यहाँ से लेकर के 5π/4 तक का पोर्शन आपको मिलेगा, और उसके अलावा थोड़ा पोर्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2π तक अगर कहें तो आपका सोल्यूशन क्या मिला, आपका सोल्यूशन मिल रहा है 0 से π/4 का इंटरवल,
आपको इसके अलावा मिल रहा है 3π/4 से 5π/4 का इंटरवल, और इसके अलावा आपको मिल रहा है 7π/4 से 2π का इंटरवल, यही मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो बस इसमें 2nπ ऐड कर दें, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब कोई चाहे तो कुछ और भी इंटरवल ले सकता था, हो सकता है कोई इधर ले ले। ठीक है, 2π का भाई जरूरी थोड़ी ना 0 से 2π के इंटरवल में ही हम इनिशियली एक तरीके से कहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मार्क करें, हम किसी और इंटरवल में कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो -π/4 से π/4 को एक इंटरवल ले ले, 3π/4 से 5π/4 को इंटरवल ले ले और इसको छोड़ दे, ये भी हो सकता है। उसमें 2nπ ऐड करके दे दिया तो वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इसमें ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि अगर कहीं मान लीजिए आपको tan x को t मान के एक क्वाड्रेटिक बन गई इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक के टर्म्स में एक इनइक्वालिटी बन गई, तो बस उसके सोल्यूशन हम लिख पाना पॉसिबल हो। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे है ना FOM1 में, वैसे ही आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके जैसे आप वेवी करो वाले मेथड पे देखते थे कि भाई किस इंटरवल में कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ निगेटिव है। ठीक है, किस इंटरवल के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, किस इंटरवल के लिए एक्सप्रेशन निगेटिव है, और अकॉर्डिंगली आप सोल्यूशन लिखते थे। तो बिल्कुल वेवी करो वाला मेथड आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोसेक स्क्वायर x माइनस 3 कोसेक x प्लस 2 लेस देन 0, इसके सोल्यूशन लिखने हैं, तो आप कोसेक x को t मान लो, t-1 इंटू t-2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका वेवी कर्व से अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो t विल बिलोंग टू 1 से 2, तो दैट मींस कि कोसेक x शुड बिलोंग टू 1 से 2। अब आपको बेसिकली यही सोल्यूशन लिखना है, कोसेक x ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 2 हो। ग्राफ पे वो पोर्शन मार्क करिए और 2nπ ऐड कर दीजिए, बिकॉज कोसेक x का पीरियड क्या आएगा, 2π आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से थ्योरेटिकल जो भी रिवीजन था, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मैंने पहले भी आपको बता रखा है, रेंज, कंडीशनल आइडेंटिटीज और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स हैं जो कि आपके हर चैप्टर में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है अपन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन रिवीजन मॉड्यूल का। मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।